और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़द्दर खान साहब। आप प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में और इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपके सुनने वालों को ख़ास तौर से जो पाकिस्तान में हैं, उनको मेरी तरफ से दुआएँ कि इस फ्लड से अल्लाह ताला उनको बचाएँ। यहाँ पे अमेरिका में मैं इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका की मीटिंग से आ रहा हूँ और वहाँ पे काफ़ी फंड रेज़िंग हुई है पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट मैच जीतने की मुबारकबाद। इंशाल्लाह देखेंगे क्या होता है फाइनल में। हाँ, एक पाकिस्तान मैच हार गया, एक जीत गया, लेट्स से फाइनल में क्या होता है। डॉक्टर साहब एक एक तो मैं दोस्तों को कहूँगा, व्यूअर्स को कहूँगा कि डॉक्टर साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और उसपे डॉक्टर साहब अक्सर जो बड़ी एकेडमिक किस्म की कन्वर्सेशंस करते रहते हैं। डॉक्टर साहब आज आपसे बात करनी है जी। आज बात करनी है आपसे बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है क्योंकि ये सिर्फ़ एकेडमिक एंड पढ़ी लिखी गुफ्तगू करनी है और वो ये है कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इकोनॉमिस्ट में जिसमें वैसे तो ये डिबेट और जगह पे भी चली लेकिन मैं जहाँ पढ़ रहा था फिर मेरे ज़हन में वो आइडिया क्लिक किया कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर इमर्ज करेगा जी। और ये अगले 10 साल की प्रोजेक्शन है। वो बेसिकली एन ब्रेमर ने एक आर्टिकल लिखा जो कि था कि जी दुनिया जो है वो 2032 में कैसी होगी 10 साल बाद। आप इस क्वेश्चन को या इस अजम्पशन को कैसे देखते हैं कि इंडिया क्या ग्लोबल साउथ का लीडर इमर्ज करेगा और किन बेसिस के ऊपर करेगा? देखिए, इंडिया का जो वजूद है, इट इज़ ऑसिलेटिंग बिटवीन प्रॉमिस एंड ट्रेजेडी। मिसाल के तौर पे आप देखें इंडिया क्रिकेट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है। अब बेचारा पाकिस्तान ना सिर्फ बजट बहुत लो है लेकिन मार्जिनलाइज है, बैंड है। कई सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी लेकिन 1 ऑल है एशिया कप में। तो वो एक छोटा-सा हिस्सा है ग्लोबल साउथ का जिसमें इंडिया इतना एडवांटेज के बाद भी डोमिनेंस नहीं दिखा सक रही अपनी, राइट? तो ये सिमिलैरिटी आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी देखते हैं। हुँ, तो जो ग्लोबल साउथ है उसकी लीडरशिप के लिए इयन ब्रेमर ने यूं कहिए कि एक बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट दिया है इंडिया को। वो कह रहा है कि 10-12 साल के बाद भी इंडिया ग्लोबल साउथ का हिस्सा होगा, यानी इंडिया विल स्टिल बी ए डेवलपिंग कंट्री एंड नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। मैं मिसाल देता हूँ, जो इदारे अगर आप आजकल जो है सो इंटरनेशनल रिलेशंस भी काफी क्या कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट हो गया। तो मैं मिसाल के तौर पे ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान इज ए बैकवर्ड कंट्री, इंडिया इज ए बैकवर्ड कंट्री, हालांकि उनके जीडीपी 2-3 हजार से डॉलर है, बाकी मुल्कों के 60-60 हजार डॉलर है। सो वी से दे आर डेवलपिंग कंट्रीज। तो लेकिन द वे यू कैन आइडेंटिफाई ग्लोबल साउथ इज बाय देयर इंस्टीट्यूशंस। तो जो G77 के मेंबर्स हैं, जो नॉन अलाइन मूवमेंट के मेंबर्स हैं, उनसे कह सकते हैं। तो दो मुल्क की मैं आपको मिसाल देता हूं जो G77 के मेंबर्स थे जो ग्लोबल साउथ के, वो साउथ कोरिया और मेक्सिको। लेकिन जब इनकी इकोनॉमीज बढ़ गई, इनकी जीडीपी बढ़ गई, तो ये ग्लोबल साउथ को छोड़कर ओईसीडी को ज्वाइन कर लिया। जहाँ आपने तो अभी दौरा करके आया ओईसीडी कंट्रीज के, मैं देखा था आपके तस्वीर फेसबुक पर। तो अब वो अपने आप को डेवलप्ड और रिच मुल्कों में से एक कहते हैं, खासतौर से मेक्सिको और साउथ कोरिया। उनकी जीडीपी देख लें आप, साउथ कोरिया की पर कैपिटा कितनी हाई है। ओईसीडी का एक एडिशनल चीज ये है कि यू हैव टू बी कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड बीइंग ए डेमोक्रेसी। तो इसलिए सऊदी अरब या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ओईसीडी के मेंबर्स नहीं हो सकते। तो इयन ब्रेमर ये कह रहा है कि 10 साल में भी इंडिया इतनी तरक्की नहीं करेगा कि वो ओईसीडी का मेंबर बन जाए। अगर मुझसे जयशंकर पूछते हैं मुख्तदर वे डू यू थिंक आई शुड बी 10 years फ्रॉम नाउ, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो साउथ के जो गरीब मुल्क हैं उनके लीडर बने आप। व्हाई डोंट यू हैंग आउट विद द ग्लोबल लीडर्स जो ओईसीडी के मेंबर्स है, जहां पे जीडीपी भी हाई है और डेमोक्रेसी भी हाई है। तो जहां तक के साउथ की जो लीडरशिप है, अगर आप इन दोनों ग्रुप्स को देखें तो एक तो G77 प्लस चाइना कहते हैं उसको। तो उस ग्रुप का नाम G77, ये बेसिकली यूएन के अंदर सदर्न मुल्कों की लॉबी है और इसमें तकरीबन 135 134 या 135 मुल्क
आते हैं, हालांकि उसका नाम G77+1 है, एक्चुअली 134 मुल्क है। तो इस ये मुल्क जो है सो बेसिकली लॉबी करते हैं कि जो अमीर मुल्क है वो जो गरीब मुल्क है उनकी मदद करे इन डेवलपमेंट। तो वो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर का नाम सुना होगा, न्यू यस, इकोनॉमिक यस। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो जिसके तहत ये तय किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपनी जीडीपी का 1.7% डेवलपमेंट एड में खर्च करेंगे, यानी 1.7% वो अपनी जीडीपी गरीब मुल्कों को देंगे। ये न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था, ये G77+ चाइना का डिमांड था। बहुत कम अमीर मुल्क हैं, मेरे ख्याल से स्वीडन या नॉर्वे 2-3 ऐसे हैं जो मीट एंड एक्सीड देयर कमिटमेंट। अमेरिका भी 1.7% नहीं देता। तो अब इसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है? इंडिया, हाउ कैन इंडिया लीड? तो अगर आप दिल्ली से जो आवाजें आ रही हैं उन पे गौर करें तो इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया वांट्स टू लीड एज ए नॉलेज प्रोवाइडर। I'm तो जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो विश्व गुरु का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इंडिया वांट्स टू बी द वर्ल्ड लीडर इन नॉलेज प्रोडक्शन। इंडिया कहता है कि हम ऑलरेडी द वर्ल्ड फार्मेसी बन गए हैं, खासतौर से कोविड के दौरान हमने दवाएं बनाई हैं और काफी गरीब मुल्कों को इंडिया ने दवाएं दी हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश वगैरह। सो इंडिया इज सेइंग कि वी आर प्रोड्यूसिंग नॉलेज और हम सबको मैनेजमेंट, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं यू विल फाइंड इंडियंस हेल्पिंग देम रन। वो सुनाक अभी हार गया, वरना इंडिया का बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता बर्तानिया का। तो मैं तो मजाक से कह रहा था कि अगर बाइडेन सुनते कि सुनाक प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो खुद फौत हो जाते और फिर कमला हैरिस यहाँ प्रेसिडेंट बन जाती। वो शौक के तो। बट द पॉइंट इज के इंडिया डज नॉट हैव द इकोनॉमिक कैपेसिटी येट जो 134 मुल्कों की वो इकोनॉमिक मदद करे। व्हाट इंडिया कैन डू इज प्रोवाइड नॉलेज, डेवलपमेंटल नॉलेज। लेकिन ये सवाल उठता है कि जैसा कि मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान के लीडरशिप से पूछा जाता है कि भाई आप चाइना के इतने करीब क्यों हैं वगैरह, तो एक जवाब ये आता है कि हम उनके डेवलपमेंटल मॉडल से इम्प्रेस्ड हैं कि चाइना ने कितनी गुर्बत खत्म करी है वगैरह। और चाइना की जो जीडीपी है वो इंडिया से 5 गुना बड़ी है, 5 टाइम्स। इंडिया इज अबाउट 3 ट्रिलियन, चाइना इज 15 ट्रिलियन डॉलर्स। और ये रियल टर्म्स में कह रहा हूं आपको। हालांकि अब हो सकता है कि इंडिया का पॉपुलेशन चाइना के पॉपुलेशन से बढ़ गया हो। सो चाइनीज आर 5 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव देन इंडियंस। तो जो ग्लोबल साउथ में चाइना की लीडरशिप हो सकती है। ब्रेमर का ये कहना है कि इंडिया शुड लीड बिकॉज वो चाहते हैं कि द डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का मॉडल हो, ना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। जो चाइना से जो मैसेज आ रही है वो अथॉरिटेरियनिज्म इज द बेस्ट पाथ टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी तेजी से डेवलपमेंट अगर आपको करना है, जो आपके जमाने में अय्यूब खान के दौर में हुआ था कि अथॉरिटेरियनिज्म भी थी लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफी तेजी से हो रहा था। तो इंडिया अगर लीडर बनना चाहता है G7 का, G77+ चाइना का, तो एक इट हैज टू डील विद चाइना। इंडिया इज ऑलवेज नंबर 2 इन द साउथ। तो 3 इंस्टीट्यूशन है, G77 को ले लें या आप नॉन अलाइंड जो मुल्क है, नॉन अलाइंड कंट्रीज को ले लें, उसमें चाइना नहीं है। लेकिन जो थर्ड है वो है ब्रिक्स। ये भी जो कह रहे थे ना कि ब्रिक्स इकोनॉमी, जो ग्लोबल साउथ की जो लीडर्स है, यानी ब्राजील है, साउथ कोरिया है, टर्की है और इंडिया, चाइना, सिवाय रशिया के बाकी के सारे ब्रिक्स मुल्क जो थे वो सब ग्लोबल साउथ के थे। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये सारे मुल्क जो है सो दे विल कम। टर्की अलबत्ता इज पार्ट ऑफ OECD, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। और इंडिया और चाइना मतलब दे आर पावरफुल प्लेयर्स। तो इनकी जो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि ये बड़े होकर OECD जैसे इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइन कर लें। अगर आप G8 या G7 को लें तो चाइना और इंडिया आ जाते हैं उसमें ना। तो इट इज द क्वेश्चन कि व्हाई वुड इंडिया वांट टू बी द लीडर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है कि इंडिया क्यों जो लीडर बनना चाहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब इंडिया फॉर एग्जांपल सार्क को डिक्टेट करता है, तो आप इसको इस इंडिया के बिहेवियर को क्या समझते हैं? फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में एक सार्क की कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो उन्होंने प्रॉपर्ली ये मेक श्योर किया
कि वो कॉन्फ्रेंस ना हो और फिर सार्क कंप्लीटली डिसफंक्शनल हो गई। और कहा जाता है कि जी सार्क का डिसफंक्शनल होना बेसिकली पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं उसमें। तो इंडिया अपने खित्ते में तो जो अपना एक इन्फ्लुएंस रख सकता है, उसको तो वो प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका की मदद करके या म्यांमार के साथ एंगेज करके, बांग्लादेश के साथ एंगेज करके, अफगानिस्तान में इवन तालिबान के साथ अब एंगेज करके, तो वो खित्ते में तो और फिर खासकर सेंट्रल एशिया को भी उन्होंने जो है वो साथ में ला लिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि वो जो एन ब्रेमर कह रहे हैं कि बेसिकली इंडिया 10 साल भी जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड में रहेगा, डेवलप वर्ल्ड को नहीं वो जाएगा। वो तो सारी बात है, आपने वो जो बता दिया कि स्टैटिस्टिक्स का बताया 3 ट्रिलियन 50 ट्रिलियन उसको टच करना मुश्किल काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, या पॉपुलेशन बहुत कुछ चाहिए होता है उसमें। तो इसको आप कैसे देखते हैं जो खित्ते में वो डिक्टेट करता है और पाकिस्तान क्योंकि ये कहता है कि जी हम इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया की वो जो वी वोंट लेट इंडिया टू बी द पुलिसमैन ऑफ द रीजन। तो या इधर वो मामला जो है इंडिया पाकिस्तान के खराब होते हैं, तो इस खित्ते में जो इंडिया ने इन्फ्लुएंस किया है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी इज ड्रिवन बहुत ज्यादा हद तक ये जो पाकिस्तान चाइना जियोपॉलिटिक्स की वजह से। अगर आप मिसाल ले लें, जो खित्ते में सबसे बड़ी अभी जो क्राइसिस है वो पाकिस्तान के फ्लड्स की है। तकरीबन 30 मिलियन पॉपुलेशन पाकिस्तान का अंडर वाटर है। कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर। इट्स क्राइसिस। 1300 से ज्यादा, मैं जब लास्ट चेक किया 1300 से ज्यादा लोग मर गए हैं। सो इट्स इकोनॉमिक डिजास्टर। वेयर इज इंडिया? एक तो एक पड़ोसी के तहत, दूसरा इफ यू वांट टू बी द लीडर ऑफ द रीजन, आपको बहुत अच्छा मौका था कि आप लीडरशिप बताते। इंडिया शुड हैव फॉरगॉटन अबाउट एवरीथिंग, इंक्लूडिंग पाकिस्तान को कहे या ना कहे कश्मीर के बारे में। दे शुड हैव ओपन द बॉर्डर्स। इंडिया के तरफ से मेडिकल एड, हेल्थ एड, डॉक्टर्स, नर्सेज, दे शुड हैव बीन अ फ्लड ऑफ एड कमिंग फ्रॉम इंडिया राइट नाउ। तो ऐसी सूरत में इंडिया की जो पाकिस्तान में इमेज है वो बदल जाता। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। 9/11 के बाद बहुत ज्यादा पब्लिक ओपिनियन पोलिंग शुरू हो गई थी, अमेरिकन परसेप्शंस ऑफ अमेरिका। तो अगर आप 2002-2003 में जाके देखते तो पता चलता कि मुस्लिम दुनिया में एंटी अमेरिकनिज्म बहुत हाई था और इंडोनेशिया में बहुत हाई था। तकरीबन मतलब सिर्फ 14-15% लोग हैड पॉजिटिव व्यूज ऑफ अमेरिका। लेकिन जब सुनामी आई इंडोनेशिया में, तो आपको पता है कई आइलैंड्स पे हर जगह अमेरिकन्स में द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, यानी इंडोनेशिया की फौज, उनकी नेवी, उनकी पुलिस, उनके फायर फाइटर्स नहीं पहुंचे, मेरिन्स पहुंच गए थे यूएस नेवी के, उनकी मदद। तो हजारों इंडोनेशियंस के लिए इट वाज अमेरिका व्हिच वाज हेल्पिंग देम, नॉट देयर ओन कंट्री। उसकी कैपेसिटी ही नहीं थी। तो उसके बाद से जब से पब्लिक ओपिनियन पोल्स इंडोनेशिया में लेते हैं तो 86-87 अप्रूवल रेटिंग्स चले गई थी यूएस की सुनामी के बाद से। तो द यूएस यूज्ड द सुनामी, कह सकते हैं जो लीडरशिप अमेरिका ने दिखाई वहां पर, उससे रवैया बदल गया। इंडिया के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि वो दे कुड हैव क्रिएटेड अ दरार बिटवीन पाकिस्तानी पॉपुलेशन एंड पाकिस्तानी लीडरशिप बाय हेल्पिंग द ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज। जब जब आपके लीडर्स कहते हैं इंडिया ये कर रहा वो कर रहा, तो पब्लिक कहते हैं भाई परेशानी के वक्त तो इंडिया ही था। इंडिया मिस्ड द बोट, व्हिच टेल्स अस कि उनके रेडार पर। और मैं नहीं कहता कि ये बगैर सोचे हुई टैक्टिक नहीं है, दिस इज ए डेलिबरेट। इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट है फॉरेन पॉलिसी का, वो इतना सोफिस्टिकेटेड है कि आप इंडिया की हर पॉलिसी जो वो करता है और जो नहीं करता है, इट इज ए डेलिबरेटेड पॉलिसी। समझ रहे ना? हाँ, तो साफ कह सकते हैं कि इंडिया डज नॉट सी इटसेल्फ एज एमर्जिंग एज ए लीडर। तो ये जो बांग्लादेश को हेल्प करता है, इट इज डूइंग हेल्पिंग बांग्लादेश टू इंश्योर कि बांग्लादेश वो बीएनआर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत वो चाइना की कॉलोनी ना बन जाए, जिस तरह श्रीलंका बन रहा है। वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान का भी इन रीजन्स में इन्फ्लुएंस। तो इट्स लाइक ए जियोपॉलिटिकल नेगेटिव सोच है, जिसके वजह से इंडिया अपनी दोस्ती भी बढ़ा रहा है और इन्फ्लुएंस भी, मतलब थोड़ा बुली भी करता है वो सार्क रीजन में मुल्कों को। अफगानिस्तान का ऐसा है, अफगानिस्तान की लॉजिक अलग है। द एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड वाली बात इस्तेमाल कर रहा है। और इंडिया बेसिकली अमेरिकन स्टाइल टैक्टिक यूज करता है। अमेरिका क्या करता है, जब भी किसी मुल्क पे दबाव डालना चाहता है उसको वो घेर लेता है।
मिसाल के तौर पे अगर आप चाइना है तो आप देख रहे हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इधर बन रही है, आपके साउथ और साउथ ईस्ट में इंडोनेशिया ऑकस आ गया है, एक कोने में वेस्ट में देखें तो नेटो है, फिर सेंट्रल एशिया में भी यूएस के फौजें वगैरह आ गई थी, तो वो स्ट्रेटेजिकली घेर लेता है। तो इंडिया इज टेकिंग ए लीफ आउट ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, और जो कहते हैं ना कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो निकाल रहा है। बेसिकली इज ट्राइंग टू से कि अगर क्रिकेट में जैसा आप बैकफुट पे खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान वुड बी इट्स बैकफुट, वहां पे थोड़ा वो रिसीड कर सकते हैं, बट नाउ अगर इंडिया इज ए डोमिनेंट प्लेयर इन अफगानिस्तान तो वो आपको दोनों तरफ से घेर रहा है ना। सो दैट इज द जियो पॉलिटिक्स ऑफ अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है। इंडिया हैज टू थिंक बियॉन्ड ये रीजनल जियो पॉलिटिक्स। वो वर्ल्ड स्टेज पे ऐसा सोचता जरूर है, जहाँ पे वो कोशिश करता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी को लिया जाए, इंडिया की जो नॉलेज प्रोडक्शन है, इंडिया की जो अब बेसिकली इंडिया के पास बहुत पैसा हो गया है। वेस्टर्न ममालिकों में अगर आप देखें मुल्कों में, तो इन टर्म्स ऑफ डिस्पोजेबल कैश चाइना और इंडिया आर मेजर प्लेयर आउटसाइड द यूएस। यूरोपियन ममालिक अमीर जरूर हैं लेकिन स्केल छोटी है उनकी, समझ रहे ना, उनकी जो स्केल है वो छोटी है, छोटे छोटे मुल्क है, 5 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन, अगर उनकी जीडीपी 50,000 भी है तो क्या है, टोटल में वो कम हो जाते हैं। तो इंडिया की जो डिफेंस बजट है $80 बिलियन, जिसके वजह से द वेस्ट इज वेरी इंटरेस्टेड इन इंडिया, लेकिन इंडिया हैज नॉट शोन लीडरशिप। अगर किसी मसले को ले लें आप इंटरनेशनली, क्या इंडिया ने सिंगल हैंडेडली उसको सॉल्व किया है? नहीं। मेरा नहीं ख्याल, ज़ाहिर बात है अभी तो उनको इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन वो तो एक अभी बात की बात है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, इनकी जो लीडरशिप है, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के केस में उन्होंने अपने एक ख़ास अंदाज़ में देखा, लेकिन ग्लोबली ही इज़ अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, हग कर लेते हैं लोगों को, जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे बड़ा पुराना दोस्त है, एमेनुअल मैक्रोन से मिलेंगे तो वो उस तरह कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है, जैसे ना इंडिया में वो नारा लगता है, मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह की चीज़ें। आप क्या समझते हैं, दिस इज बेसिकली इंडियाज पावर वाज राइजिंग और इंडिया एज ए नेशन कंट्री वाज राइजिंग, और डू यू थिंक कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपना वो एक कोई करिश्मा ये है तो बड़ा देसी सा आदमी, ही इज नॉट वेस्टर्न ग्रेजुएट, हार्वर्ड का नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये इसको आप कैसे देखते हैं? डू यू थिंक दैट इज हिज पर्सनल करिश्मा इज वर्किंग, और डू यू थिंक दैट दिस इज द स्टेट जिसकी ओरिएंटेशन वो लेके चल रहे हैं? इसमें कई चीजें इन्वॉल्व हैं, इट्स नॉट दैट सिंपल। सो फॉर एग्जांपल, मोदी जब आए बने प्राइम मिनिस्टर 2014 में, इंडिया वाज बूमिंग, समझ रहे हैं आप। 1991 से आप कह सकते हैं कि मोदी इज एबल टू डू व्हाट ही डज बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी शुरू हुई 1991 से, वहां से इंडिया की इकोनॉमी बूम हुई। अगर आप देखें, इंडिया वाज ग्रोइंग फ्रॉम 1991 2014 तक, लेकिन 2014 के बाद से इंडिया की इकोनॉमी ऐसी ऐसी हो गई है, इट इज स्टिल ग्रोइंग बट इट इज ऊपर नीचे हो रही है, और थोड़ा कोविड का भी असर हुआ है। तो मोदी became prime minister of a more self-confident, more influential country. लोगों का ख्याल था कि मोदी क्योंकि गांव से आते हैं, गुजरात से, वो शायद इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ज्यादा तवज्जो देंगे लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे नहीं, एंड ही सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। तो पहले टर्म में मोदी ने सारी दुनिया का चक्कर मारा है, लिटरली जितने मुल्क मोदी ने फर्स्ट टर्म में घूमा है, कहते हैं कि कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर शायद पूरी अपने लाइफ टाइम में नहीं गया। ही वेंट टू वेस्ट, ही वेंट एवरीवेयर। इनफैक्ट सबसे बड़ा अचीवमेंट मोदी की फॉरेन पॉलिसी का था कि उसने पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिकों के बीच में दरार खड़ा कर दी, और ये मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी की वजह से। वो जाते हैं, एमबीएस को गले लगा लेते हैं, वो जाते हैं दुबई, आपको पता है बहरेन, कुवैत वगैरह, ये सारे उन्होंने उनको नेशनल अवार्ड्स दिया हुआ है, इमरान खान को नहीं दिया। तो इट इज लाइक दैट। दूसरी चीज ये है कि वो ना सिर्फ वहां जाते हैं, दूसरा काम ये करते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा मौजूद है उनसे वो मिलते हैं। तो वो बेसिकली एक्टिवेट कर दिए हैं इंडियंस को जो बाहर है, तो उनके लिए एक किस्म से इंडियंस
का जो रेपुटेशन है हार्ड वर्किंग, लेस प्रॉब्लमैटिक, नॉन पॉलिटिकल, इंटेलिजेंट, हाईली एजुकेटेड, वो एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कहिए कि वो एक सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर बन गया है। तीसरी चीज ये है कि इंडिया की इकोनॉमी बूम होने की वजह से अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है दूसरे मुल्कों को। तो जो मोदी जाता है वो भीख मांगने नहीं जाता है जैसा पहले जाते थे इंदिरा गांधी वगैरह, एड की तलाश में जाते थे। वो ही इज नॉट आस्किंग फॉर एड, ही इज आस्किंग फॉर ट्रेड। इसमें आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। सो यू कुड से कि पार्ट ऑफ इट इज के मोदी इज डिप्लोमेसी, पर्सनल डिप्लोमेसी सीरियसली लेती है। दूसरी चीज ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज डेफिनेटली मोर अग्रेसिव एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट देन एनी इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इससे पहले मैं जो मिसाल देता हूं, अगर आप नेहरू और मोदी को कंपेयर करें तो इट इज लाइक कंपेयरिंग गावस्कर एंड विराट कोहली। गावस्कर बैकफुट पे खेलते थे, डिफेंस ज्यादा, अटैक कम, दिन दिन भर बैटिंग कर रहे हैं, 70 रन बन गए। कोहली आता है 1 घंटे में 70 मारता है, फ्रंट फुट पे जाके छक्के मारता है, राइट। तो बीजेपी इज लाइक दैट। बीजेपी की जो फॉरेन पॉलिसी है, मतलब मैं बीजेपी की डोमेस्टिक पॉलिसी से बहुत इख्तलाफ करता हूँ, क्रिटिक, बट मैं ये कह सकता हूँ आपको क्लियरली कि बीजेपी की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट हैज एलिवेटेड इंडिया स्टेटस, उसमें कोई दो राह नहीं है। और उसके साथ जो इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इंडिया का जो बाहर डायस्पोरा है, ये तीन चीजों से अगर आप ले ले तो इंडिया हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। तकरीबन हर छठा पर्सन दुनिया में इंडिया है। इट इज ए मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। nobody can live in this world without keeping India in its mind. इंडिया मतलब आप पोर्चुगल और पोलैंड को के बगैर सोचे आप सारी जिंदगी गुजार दे सकते, बट इंडिया के बगैर नहीं गुजार सकते आप कहीं भी रहे हो दुनिया में। मैं एक छोटे से शहर में गया था, गैली नाम है उसका, आयरलैंड में। 10 साल पहले की बात है। तो रात को पहुंचा, सुबह होटल से उठा, मैं सोचा कि होटल में क्यों खाऊं, बाहर खाऊं, मेरे पास लेक्चर से पहले थोड़ा वक्त था। मैं बाहर निकला तो सारे इंडियंस, भाई लिटरली सारा डाउनटाउन पे हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस। में एक दो से रुक के बात किया क्या हुआ, इसे यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने कुछ पॉलिसी की, तो आयरलैंड में बहुत सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट्स आए, तो तकरीबन 2-3 हजार इंडियन इंजीनियर्स एक ही महीने के अंदर इंडिया से आयरलैंड चले गए। तो आयरलैंड की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है थ्रू इन्वेस्टमेंट, दे वर ट्राइंग टू मेक इट लाइक द सिलिकॉन वैली ऑफ यूरोप। आयरलैंड सबसे गरीब मुल्क से सबसे अमीर मुल्क बन गया था ना यूरोप में, अगर आप देखें इन द 90s, बट द इंजन वाज इंडियन इंजीनियर्स। तो दुनिया में इस बात का रिकग्निशन नहीं हुआ, लेकिन स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, यूके वगैरह इस बात को रिकग्नाइज करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज हेल्पिंग। जो दुनिया की सियासत इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कमर साहब के आप मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशंस नहीं एक्सप्लेन कर सकते। सो देयर हैज टू बी मल्टी कॉजल। अगर नरेंद्र मोदी 1960s 1970s में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते तो शायद वही भी उसी तरह बैकफुट पे खेलते जैसा नेहरू खेलते थे, राइट। नेहरू का जो बैकफुट से मिसाल दे रहा हूँ, जो नॉन अलाइन मूवमेंट को इन्होंने क्रिएट किया था, वो बेसिकली इट वाज अ वेरी डिफेंसिव मूव ना। हम आपके साथ भी नहीं रह सकते क्योंकि उनसे डरते हैं, हम इनके साथ भी नहीं रह सकते, उनसे डरते हैं, हम गरीब हैं, हम दोनों से भीख मांगते हैं। तो ये अप्रोच था ना कि हमको रशिया से भी मदद चाहिए और इंडिया से भी, और इससे बहुत फायदा हुआ इंडिया को। आपको बताएं, इंडिया की जो आईआईटीज है जो इतने मशहूर है, वो आईआईटी सारे अमेरिका की मदद से बने। आपके पास अगर कोई स्टूडेंट है तो उससे ये पूछे कि पाकिस्तान वाज सो क्लोज टू द यूएस, लेकिन उतना एजुकेशन में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी, ये चारों चीजों में अमेरिका ने इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं व्हेन इंडिया वाज अलाइंड विद द सोवियत यूनियन। जब की बात कर रहा हूं मैं आपको, 70s की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में उतना इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, जहां सारे इन्वेस्टमेंट्स आपके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को जाते हैं। तो इंडिया हैज बेनिफिटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम अमेरिका के साथ। तो इंडिया यूं कहिए कि एक किस्म से अगर वो G77 को आया भी तो ये सोच के आएगा कि मेरे लिए क्या फायदा है। तो इंडिया इज नॉट थिंकिंग लाइक अ सुपर पावर, जो अमेरिका टाइप सुपर पावर, वेयर अमेरिका सोचता है कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ कि ये मेरे हो जाए। दैट इज हाउ अमेरिका थिंक्स, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ कि ये मेरे हो जाए। इंडिया वैसा नहीं सोचता। इंडिया सोचता है कि मैं अगर इनके साथ हो गया तो मेरा क्या फायदा होगा, राइट।
इंडिया इज एट दैट मोमेंट। अगर आप उस तरह की सोच में हैं तो आप इंडीड लीडर नहीं बनेंगे। लेकिन अब बातचीत आ रही है खासतौर से ये कॉन्सेप्ट जो विश्व गुरु का है, इसको सीरियस बनाए, इंडिया जाके यूनिवर्सिटीज खोले डेवलपिंग कंट्रीज में। अगर आप दुनिया को पढ़ाना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटीज दे, स्कॉलरशिप्स दे हजारों इंडियंस। अभी तो इंडियंस स्कॉलरशिप से बाहर जा रहे हैं। लेट देयर बी मोर स्टूडेंट्स कमिंग टू इंडिया देन गोइंग अब्रॉड। तब बात होगी ना कि इंडिया इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज दुनिया की। तो अभी जी हाँ, बट द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि G7 इज लीडरलेस। चाइना बहुत अजीब पोजीशन रखता है। देखिए G77 प्लस चाइना, क्या जरूरत थी, मतलब इट्स ऑड। नॉन अलाइन मूवमेंट में चाइना नहीं था, हालांकि उसके साथ सोवियत यूनियन के साथ 67 या 69 में उसकी झड़पें भी हो गई थी बॉर्डर को लेकर, राइट। इट वाज नेवर फुली अलाइन विद द सोवियत यूनियन। तो वो ना वार्सो पैक्ट में था, ना नेटो में था, ना नॉन अलाइन कंट्री, वो अलग ही था, राइट, इन सेंस। तो अब चाइना अपने BNR जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, और आपने पढ़ा होगा पिछले 3 हफ्ते पहले अगर आप देखें, कई अफ्रीकन मुल्कों की जो डेट है उसको माफ कर दी चाइना ने। जो गवर्नमेंट डेट है, 2 किस्म का डेट होता है चाइना के साथ, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का एड उन्होंने डेट सारा माफ कर दिया कई मुल्कों का। मतलब पाकिस्तान शुड आल्सो डिमांड कि भाई हमारा भी आप गवर्नमेंट डेट जो है एटलीस्ट वो तो माफ कर दे और फिर प्राइवेट डेट पे रिलीफ दे। सो व्हाई इज चाइना डूइंग दैट? बिकॉज इट इज पॉसिबल कि चाइना इज डूइंग मोर टू ट्राई एंड बिकम ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ देन इंडिया। तो चाइना डजंट थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल साउथ। मुझे लगता है चाइना इज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ईस्ट वर्सेस द रेस्ट, सॉरी वेस्ट वर्सेस द रेस्ट। तो वो द रेस्ट का वो लीडर बनना चाहता है। तो रेस्ट में ये आ जाता है कि गरीब मुल्क भी आ जाते हैं, फिर रशिया वगैरह भी आ जाते हैं ना उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत मजा आया। एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा जैसे कहते हैं ना डिस्कशन की इंडिया को लेकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर और इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंडिया के हवाले से डिस्कशन को लेकर। दोस्तों आखिर में फिर कहूँगा डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिएगा। और जी डॉक्टर हाँ, साहब को जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब। आपके कहिए स्टूडेंट्स को आपके के वो दे वॉच कन्वर्सेशंस, एंड आई होप कि आप लिंक लगा दें अपने वीडियो जी के मैं नीचे। लिंक लगा दूंगा जी सर, जरूर, डेफिनेटली लिंक। एंड इंशाल्लाह वी विल टॉक मोर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।